नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हमने जो है आपको जैसा कि पता है कि हमने एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और उसकी शायद 3 या 4 क्लास भी हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए, ताकि आप मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। अभी हमारे पास काफी समय है, पूरे 10 महीने हैं। 10 महीने में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं और उसे एक दो बार रिवाइज भी कर सकते हैं कोर्स कंप्लीट करके, है ना। तो आज से हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपके मैथ में अच्छे नंबर आ सके। और फालतू हम ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वैसे भी हमारा मानना यह है कि बातों से ज्यादा हम पढ़ाई पे ज्यादा मेहनत करें। तो देखिए जरा, चैप्टर नंबर 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1.2 का भी एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने एग्जांपल आपके 9th और 10th भी बता दिए हैं, है ना। और थ्योरम 1.3 जो थ्योरम कहती है वो भी हमने, यानी कि जो प्रमेय है वो भी हमने समझाई थी उसमें, तो आप देख लीजिए उसे। आज बात करते हैं उदाहरण नंबर 11 की। दर्शाइए कि 3√2 एक परिमित संख्या है। जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में बोला है कि जब भी आपको प्रूव करना जाए कि कोई भी अपरिमित संख्या है तो हम उसके अपोजिट मान लेते हैं कि वो एक परिमित संख्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। तो देखिए जरा, हम मान लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा जो परिमेय संख्या होती है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। तो क्या करते हैं हम, 3√2 3√2 बराबर हो जाएगा p अपॉन क्यू, है ना। अब सबसे यहां समझने वाली बात है कि जो आपका p और q है वो क्या है, सहआवाज। अब सहआवाज का मतलब आप समझते हैं को प्राइम, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ओवेनेस्ट जो उनका गुणनखंड है सहआवाज संख्याओं का वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। एक से ज्यादा उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक ही हो सकता है दोनों कॉमन। एक से ज्यादा है तो वो को प्राइम नहीं होगा आपका, यानी कि सहआवाज नहीं होंगी। और दूसरी शर्त तो आपको पता ही है, एक परिमित संख्या में क्या होती है, q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए आप। करते हैं इसको। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो √2 है एक अपरिमित जो संख्या है उसको इधर रख के बाकी को जो आपके इंटीजर नंबर है उसको हम उसका पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि उसे ट्रांसफर कर देते हैं, उधर उस साइड पहुंचा देते हैं। तो 2 रखिए, बाकी उसको पहुंचा दीजिए। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर के पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो p अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3q। अब आपको एक पता है कि यहाँ पे आप देखिए p और 3q पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है, पूर्णांक है। जब ये अगर p और 3q एक पूर्णांक है तो ये क्या हो जाती है, ये जो 3 ये जो है आपका p अपॉन 3q ये क्या हो जाती है, एक परिमेय संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी, एक परिमेय संख्या हो जाती है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि √2 जो है हम एक प्रमेय द्वारा इसको प्रूव भी कर चुके हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा समीकरण 1 से ये बात गलत हो जाती है। समीकरण 1 से √2 बराबर p अपॉन 3q एक अपरिमेय संख्या है, है ना। √2 है ना। अब ये अगर अपरिमेय संख्या है तो हमारा जो पूर्व कथन है, पूर्व कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हमने पहले जो पूर्व कथन माना था कि 3√2 बराबर p अपॉन q,
जो कि एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन जब हम समीकरण 1 को देखते हैं √2 बराबर p/3q, अभी हम क्या कर रहे थे, p/3q को एक परिमेय संख्या मान रहे थे, लेकिन जब समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाता है, जो √2 है जब इसके इक्वल में ये है तो ये भी इसके बराबर होगी और ये भी इसके बराबर होगी, तो यानी कि जो √2 है इसके बराबर है। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो √2 है मतलब ये पूरी जो संख्या है, √2 नहीं ये वाला समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा पूर्व कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इस कारण यहां लिख सकते हैं, इस कारण पूर्व कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। लिखेंगे अतः हमारी पूर्व में की गई कल्पना गलत है ना। तो हमने जो पूर्व में कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, वो हमारी इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो उसके बराबर में है, तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें ये पूर्व कथन से विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और अतः हमारी पूर्व जो कल्पना की गई थी वो गलत हो जाती है। और गलत हो जाती है तो क्या हो जाता है कि जो √3/2 है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हुआ, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना ही हमें लिखना है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ना। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, आपकी 1.2 पे। सबसे पहला सवाल आपका है जो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सेम बिल्कुल आपका एग्जांपल नंबर जो आपका 9 था यानी कि √3 वाला, सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पर होना है इसको। सिर्फ बस यही चेंज होगी कि संख्या यहाँ √3 की जगह √5 है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि इस जो एक्सरसाइज है आपकी 1.2 में, इसमें दो ही पैटर्न के सवाल हैं। एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न इससे पहले हम जो कर चुके हैं वो है ना। तो वो थोड़ा शॉर्ट है और ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। तो देखिए हम चलते हैं और करते हैं इसको प्रूव कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया कि क्या मान लेते हैं पहले, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट मानते हैं जो भी है, जब हम प्रूव करना, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब आपको पता है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, तो क्या उससे pq की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, 5 बराबर p/q।
जब पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब भी कोई परिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो पी है, पी और क्यू वो सहअभाज्य है। सहअभाज्य। अब सहअभाज्य का मतलब मैं बता ही चुका हूं कि इनका जो, इसको इंग्लिश में लिखता हूं कोप्राइम। तो सहअभाज्य का मतलब ये है कि ये जो है आपका पी और क्यू, इनका कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ एक के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अगर और कोई आ जाता है तो ये हमारा ये गलत हो जाता है ये कथन, है ना। पी मतलब जो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, फिर वो क्या नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए तो हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। यानी कि दोनों साइड क्या करें, हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देता है। ये भी आप लिख सकते हैं मान, ठीक है। तो वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये √5 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। और जब पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बचेगा, ये तो कट गया, सॉरी ये तो रूट कट गया, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ से क्यू का मान निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए जरा, तो यहां से आप देख रहे होंगे Q जो है वो एक पूर्णांक है। जब Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और जब Q स्क्वायर एक पूर्णांक है तो P स्क्वायर अपॉन 5 भी एक पूर्णांक है ना। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब चलते हैं हम प्रमेय जो हमने पढ़ रखी है 1.3 क्या कहती है कि अगर जो है 5 जो है अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, फाइव जो है पी स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो जो है वो 5 पी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, है ना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ना। हमने ये क्या किया कि हमने √5 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि एक परिमाप संख्या हो गई। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम है। उनका एक से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता ना। पी का और क्यू का अगर देखा जाए तो इसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं हो सकता, है ना। अगर होगा तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। फिर हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, यानी कि बोथ ऑफ साइड द स्क्वायर। स्क्वायर से हमें 5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, है ना। ये हमारा यहां से निकल के आ गया, ये 5 है। अब हमने क्या किया, यहां से q का मान निकालिए, q को इधर पहुंचा दिया और 5 को इस साइड पहुंचा दिया। तो ये हमारा समीकरण 1। यहां पे q का है, एक पूर्णांक है, और जब q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और q स्क्वायर एक पूर्णांक होगा तो ये भी क्या होगी, ये भी संख्या क्या होगी, पूर्णांक होगी। प्रमेय से हमने देखा, हमने प्रमेय पढ़ रखी है 1.3 को, क्या कहती है कि कोई भी संख्या है उसका अगर स्क्वायर उस संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, उसका बिना स्क्वायर के, मतलब उसका जो p मान 5 जो है वो अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। ये हमने सीख लिया। और एक बार और बता दूं मैं, इसी जैसे एग्जांपल 4, जैसे आपको अगर देखा जाए तो 5 जो है, अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो 5 संख्या भी 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। ये सिर्फ ये प्रमेय का कहना है, बस और कुछ नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ से हम देखें जब क्या होगा फिर, तो 5 सॉरी जो p है उसको 5 भी विभाजित करेगा ये। तो जब इंटीजर नंबर है यानी कि पूर्णांक है, तो हमें पता है जब 5 इसको डिवाइड करेगा तो जो संख्या आएगी, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक पूर्णांक के रूप में आएगा। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे k1 क्या है, एक पूर्णांक है।
पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो यहां से हम p का मान निकाल सकते हैं, p बराबर 5k1। तो ये हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख सकते हैं क्या? तो आप लिख सकते हैं यहां पे p का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो ये समीकरण 1 है। यहां से देखिए जरा, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर मतलब 5k1 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 25k1 का स्क्वायर अपॉन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5k1 का स्क्वायर, ठीक है, 5k1 का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे क्या है k1 जो है, अब यहां पे लिख सकते हैं हम और कि जो k1 यहां पे लिख दूं, k1 एक पूर्णांक है जो कि हमने माना था। तो k1 एक पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और जब k1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा q है, जो q है, q स्क्वायर भी तो एक पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटा के और करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका देखिए जरा। अब हमारी प्रमेय जो कहती है, यहां से हम k का मान भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, k को इधर रहने दो, मान k1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका q स्क्वायर अपॉन 5, है ना। तो ये समीकरण, इसको मत मान और हल करेंगे, है ना। अब देखिए जरा प्रमेय के अनुसार क्या कहती है हमारी प्रमेय कि ये हमने लिख दिया है, k1 एक पूर्णांक है, ये सब लिख दिया है। तो अब देखिए अगर 5 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करती है, तो 5 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वह 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा, है ना, q को भी विभाजित करेगा। तो देखिए जरा k1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका q अपॉन 5, नहीं, जब ये विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 5 हो जाएगा। तो एक और मान लिया k2 मान लिया की बार, k2 यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है। और देखिए जरा यहां से q का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा, q बराबर 5k2, जो कि हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 4, इसको हम 3 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा यहां से एक चीज स्पष्ट हो जाती है, आप समीकरण 2 देख पा रहे हैं और समीकरण 4, समीकरण 2 और 4 से ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि भैया जो p और q का जो मान, मतलब p और जो q का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। देखिए ना आप, अरे समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 जो है वो क्या है हमारा, p बराबर 5k1 स्क्वायर और जो 5k1 स्क्वायर k1, ठीक है। और जो समीकरण 1 ये और ये क्या है, 4, 2 ये है और 1 ये है। तो ये दोनों क्या कह रहा है, ये p और q यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 5 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। तो अतः जो हमारा जो पूर्व जो कथन है उसमें तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि हमने क्या कहा है, यहाँ ये कहा है कि पी और जो क्यू है वो सहभाज्य है, यानी कि को प्राइम नंबर है। तो जब ये को प्राइम है तो इनका तो एक से ज्यादा कोई फैक्टर होना नहीं चाहिए, वन से ज्यादा कोई ओवैनिस्ट गुणनखंड होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो वो हमारा जो पूर्व मानव हुआ कथन है उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, और विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारी जो पूर्व में की गई कल्पना वो गलत हो जाती है, और कल्पना गलत हो जाती है तो जो संख्या है रूट 5 वो एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब एक वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सब लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिख देते हैं और जो लिखना है वो कठिन नहीं है, जो हम कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं क्या कुछ लिख रहे हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए जरा लिखिए, अतः समीकरण 1/2 से स्पष्ट हो जाता है कि P व Q का एक ओवैनिष्ट गुणनखंड, ओवैनिष्ट गुणनखंड मतलब इंग्लिश मीडियम वाले ये क्या होता है, कॉमन फैक्टर, गुणनखंड 5 है, जिससे हमारा पूर्व कथन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये P और Q एक प्राइम को प्राइम है, यानी कि सहभाज्य है, और सहभाज्य है तो उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो 5 आ गया तो क्या होगा, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया, और विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो क्या होगा, हमारी जो पूर्व की कल्पना की गई थी, हमारी पूर्व कल्पना या अवधारणा, बात एक ही है, कल्पना या अवधारणा लिख सकते हो आप इसको, अवधारणा गलत है, और पूर्व की जो की गई हमारी अवधारणा या कल्पना गलत है, तो क्या हो जाता है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। मुझे परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हुआ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ पूरा। इतना आपको लिखना पड़ेगा, घबराए ना, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और इतना आप लिखेंगे तो कोई भी आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।